Hello everyone, this is chapter 3 of the book Ideology of the Future. Let me show you the name of the chapter so that we can proceed over it. So this is the chapter, that is chapter number 4, the growth of consciousness, but we will call it chapter number 3. Okay, so the growth of self-consciousness we'll discuss today, and then we'll move to ethics. Okay, so the chapter will carry the same thing that we discussed, but in a more deeper manner. So the starting is like the growth of self-consciousness जो है ना, we'll start by in a Hindi and Urdu manner we'll start. तो जो ग्रोथ ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस है, असल में ये समझता है कि इंसान की सेल्फ कॉन्शियसनेस कैसे धीरे धीरे ग्रो करती है और कैसे उसका आइडियल इवॉल्व होता है. लेकिन इवॉल्व जो हम वर्ड इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इवोल्यूशन का असली मतलब अब और नए नए स्पीशीज बनाना नहीं है. जैसे हमने बायो में पढ़ा कि इवोल्यूशन होता था, कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती थी, नए फीचर्स या नई स्पीशीज बनती थी ना. इसका मतलब यहाँ ये नहीं है. इवोल्यूशन का मतलब यह है कि इंसान की सेल्फ कॉन्शियसनेस का इवॉल्व होना, उसकी सेल्फ नॉलेज का और फ्रीडम का बढ़ना. ठीक है, जैसे जैसे इंसान अपने आप को ज़्यादा डीपली समझता है, उतना ही वो ज़्यादा ही फ्री और इवॉल्व होता है. ये समझ लें. मतलब ये कि जैसे जैसे हम अपने आप को समझने लगते हैं या हमारा कॉन्शियसनेस अपने आप को समझने लगता है, उतना ही ज़्यादा फिर हम फ्री होने लगते हैं, हम आज़ाद होने लगते हैं, हम फ्री होते हैं, हम इवॉल्व होते हैं. ठीक है, जैसे जब इंसान ब्यूटी को समझता है, वो अपने आप को भी समझता है. दोनों चीज़ें साथ साथ बढ़ती हैं. और यहाँ ब्यूटी का मतलब आप वैसे तो मैंने बताया है पहले के चैप्टर में, बट आप ब्यूटी का मतलब ये समझ लें कि अल्लाह या उसकी उसकी ब्यूटी, मतलब उसके एट्रीब्यूट्स, मतलब उसके नॉट एट्रीब्यूट्स बट वो चीज़ें जो अल्लाह अल्लाह को पसंद है, उन तरह की चीज़ें. ठीक है, तो अल्लाह तक पहुँचना, जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है ना, सेल्फ नॉलेज, हमारी ब्यूटी की नॉलेज भी बढ़ती है. तो यहाँ पे अब हम ये बात करेंगे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन कैसे होता है, जो मेन है, क्योंकि चैप्टर का नाम है ग्रोथ ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो ये ग्रो कैसे होती है? ये 3 स्टेज में ग्रो होती है. इट हैज़ 3 स्टेजेस, राइट. चाइल्डहुड स्टेज होता है एक. ठीक है, बाकी स्टेज हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले चाइल्डहुड स्टेज पे आते हैं, जो बिगिनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस है. चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो होता है, पहले अपने आसपास की चीज़ें देखकर अपने आप को पहचानता है. एक छोटा बच्चा आप ले लें, मंथ्स का या मे बी 1 or 2 ईयर का, 1 or 2 ईयर ही स्पेसिफिक टाइम ले लें आप. तो वो बच्चा जो होता है ना, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, तो वो अपने आसपास की चीज़ें देखकर अपने आप को पहचानता है. वो आई कहना सीखता है. आई, लव्स आई, मतलब कि मैं. ठीक है, वो कहना सीखता है, और ये उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस की पहली निशानी होती है. इसका मतलब ये होता है कि उसने अपने कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा पहचान लिया, इसलिए उसने अपने आप को पहचाना कि मैं आई हूँ, मैं हूँ. फिर सबसे पहले उसका आइडियल होता है इंस्टिंक्टिव डिजायर्स, क्योंकि बच्चा है, उसका आइडियल तो कोई बहुत इवॉल्व और बड़ा नहीं होगा. राइट आइडियल तो फौरन ही नहीं मिल जाएगा. उसका आइडियल पहले इंस्टिंक्टिव डिजायर्स होता है, क्योंकि वो बच्चा है. जैसे खाना पीना, कंफर्ट, वो कुछ भी पड़ा होगा वो अपने मुंह में डाल लेता है, मतलब वो प्लेजर लेना, सेंस, ये सब चीज़ें. फिर धीरे धीरे उसके पेरेंट्स और टीचर्स उसके आइडियल बनते हैं जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है. क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स और आइडियल उसके ब्यूटी, उसकी आंखों के सामने एक ब्यूटी का एक ब्यूटी की ही काइंड होती है. मतलब अपने पेरेंट्स को सबसे ब्यूटीफुल समझता है. ब्यूटीफुल नॉट इन द सेंस के आउटर ब्यूटी, मतलब कि उनकी परफेक्शन, वो उनकी मोहब्बत, ये सारी चीज़ें. पेरेंट्स को, टीचर्स कितने आइडियल हैं, और टीचर्स के अपने काइंड है. तो उस तरह से बच्चा समझता है टीचर्स को, पेरेंट्स को अपना आइडियल मानता है, उनके अप्रूवल के लिए सारे काम करता है ताकि वो खुश हो, तो बच्चे को खुशी मिलती है. तो उनका उसका आइडियल एक तरह से पेरेंट्स और टीचर्स बनते हैं. ठीक है, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका सर्कल बढ़ने लग जाता है. अब वो सोसाइटी के बड़े लोगों की ओपिनियंस को आइडियल बना लेता है. अब जब उसका वो बड़ा हुआ, तो उसको पता लग गया पेरेंट्स टीचर्स तो ठीक है, वो नॉर्मल हुआ, क्योंकि वो उस टाइम पे आइडियल थे. अब जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसने और दुनिया देखी, तो उसने उसने सोसाइटी को ही, अपने बड़े सोसाइटी के बड़े लोगों को ही अपनी ओपिनियंस और आइडियल बना लिया. सोसाइटी के लोगों की ओपिनियंस को ही अपना आइडियल बना लिया. ठीक है, जैसे अप्रूवल लेना सोसाइटी का किसी चीज़ में,
सोसाइटी जो जिस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, मानती है, उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है, किए जाना, उसके लिए ब्यूटी वही बन जाती है। उसी तरह हर स्टेज पे इंसान एक आइडियल चूज करता है जो उसके लिए सबसे ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन हर आइडियल टेम्पररी होता है। थोड़ी देर में उसे लगता है कि ये अनसेटिस्फैक्ट्री है, फिर वो अलग अलग आइडियल्स चूज करने लग जाता है जो पहले वाले से ज़्यादा ब्यूटीफुल उसे लगते हैं उस टाइम पे। और ये जो साइकिल है ये चलती रहती है और हर नए आइडियल के साथ सेल्फ कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है। ये बात हमने पहले बहुत तफसील में की हुई है पिछले चैप्टर्स में, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। ओके, सो वेयर वी, ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि हर नए आइडियल के साथ सेल्फ कॉन्शियसनेस ग्रो होने लगती है। ये हमने पहले चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, कि क्या क्या होता है, कैसे आप आइडियल बनाते हो, फिर आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हो, फिर आप नया आइडियल बनाते हो, आपकी इवॉल्व धीरे धीरे इवॉल्व होते होते जैसे ही इवॉल्व होती है आप नया आइडियल बनाते हो, फिर इवॉल्व होती है आप नया आइडियल बनाते हो, क्योंकि आप पुराने वाले से डिससेटिस्फाई होने लग जाते हो। ये साइकिल चलती रहती है। इसे और डीप में समझना है तो आप पीछे वाले चैप्टर्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आखिर पॉइंट जो होता है ना इंसान का, वो जब वो राइट आइडियल पे पहुंचता है तब उसकी साइकिल एंड होती है, जब उसे फाइनली रियलाइज हो जाता है कि ये राइट आइडियल है। और राइट आइडियल की क्वालिटीज़ हमने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं लास्ट चैप्टर में, बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स बता के कि वो यूनिक होता है, अनपैरेलल होता है, मोरालिटी से कनेक्टेड होता है, कभी उसकी डेथ नहीं होती, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं विच आई डोंट वांट टू डिस्कस इट राइट नाउ, पहले चैप्टर्स में है, आप वो देख सकते हैं। अब क्या होता है, अब इंसान का सेल्फ किस तरह अपने आइडियल्स को रिप्लेस करता है और ग्रेजुअली एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी की तरफ मूव करता है। जो इंसान है उसका आइडियल कैसे कैसे बेकार आइडियल्स को रिप्लेस करने लग जाता है, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी की तरफ मूव करने लग जाता है। जैसे अगर इंसान का आइडियल एक कॉन्क्रीट चीज़ है तो वो परमानेंट नहीं है। कोई भी आइडियल कॉन्क्रीट नहीं हो सकता, मतलब फिजिकल नहीं हो सकता, ठीक है, चाहे वो इंसान हो, कोई हो, वो हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी होती है। तो जो कॉन्क्रीट है वो परमानेंट नहीं हो सकता। एक वक्त आता है जब इंसान समझता है कि ये चीज़ मर सकती है, ख़त्म हो सकती है, फना हो सकती है, तो ये सोर्स ऑफ जॉय परमानेंट ही नहीं रहता। फिर इंसान अपना आइडियल एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी की तरफ शिफ्ट करता है जो अनलिमिटेड और परमानेंट होती है। आइडियल वही होता है जो अनलिमिटेड होता है और एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल ले लें, एक मदर के लिए उसका आइडियल उसका चाइल्ड होगा, लेकिन अगर वो सोचती है कि उसका चाइल्ड एक दिन मर सकता है या जब मर जाएगा या मर गया तो वो मिजरेबल हो जाएगी, इसीलिए उसका दिल नेचुरली एक और ज़्यादा परमानेंट आइडियल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और होना भी चाहिए। इसे अगर हम एक छोटे से इस्लामिक लाइट की तरफ समझें तो आप ये देखिए, एक हदीस का मफहूम है कि औलाद भी आजमाइश है। वो इसलिए है, इसके कई मतलब निकल सकते हैं, पर इसका वन ऑफ द मीनिंग ये है कि जो औलाद है ये का मतलब कुछ माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए उनकी औलाद ही उनकी आजमाइश हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी औलाद को ही अपना आइडियल बना लेते हैं। और जाहिर अगर आप अपनी औलाद को आइडियल बनाओगे तो फिर ये आपका रॉन्ग आइडियल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि और माँ बाप जो होते हैं, पेरेंट्स, अपने औलाद को आइडियल बना लेते हैं। आजमाइश इस सेंस में होती है कि जब वो अपने दीन को भी सैक्रिफाइस करने लगते हैं अपनी औलाद के लिए। औलाद को दीन के लिए सैक्रिफाइस नहीं करते, दीन को औलाद के लिए सैक्रिफाइस करने लगते हैं। मतलब उनको, वो अपने चाइल्ड को ही अपना आइडियल बना लेते हैं। तो जाहिर है जब चाइल्ड को आइडियल बनाएंगे तो फिर उनका उनका जो रियल आइडियल है, राइट आइडियल है, वो करप्ट, मतलब वो ढलता चला जाएगा। जैसे हम इस्लाम में देखें पुराने एग्जाम्पल्स में, कैसे माँ बाप अपने बच्चों को दीन के लिए सैक्रिफाइस करते थे। उनको जंग में भेजना, अपने बच्चों को खुद जंग में भेजना कि जाएं, बैटल लड़ें, जिहाद लड़ें, और ये हारे नहीं, बैटलफील्ड से वापस ना, इस्लाम के लिए शहीद करना उनका आइडियल था अपने बच्चों को। तो उनका आइडियल राइट आइडियल था, इस्लाम था, लेकिन अपने बच्चे उनका बाय प्रोडक्ट थे आइडियल का। आज क्या है, आज माँ बाप ने अपने बच्चों को आइडियल बना के रिलीजन को साइड कर दिया, राइट आइडियल को साइड कर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका मतलब है जो मैंने आपको अभी कॉन्क्रीट और परमानेंट की बात बताई। तो हमेशा आइडियल जो होता है ना, राइट आइडियल, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, कभी कॉन्क्रीट नहीं होता। अब क्या होगा कि अब शिफ्ट जो होता है ना आइडियल का, वो लेस परमानेंट से मोर परमानेंट की तरफ जाता है। कैसे जाता है? इंसान का सेल्फ हमेशा परफेक्शन और परमानेंस ढूंढता है। ये बाय डिफॉल्ट परफेक्शन परमानेंस ही ढूंढता है हर इंसान का सेल्फ। जब उसको लगता है कि करंट आइडियल मेरा इम्परफेक्ट है तो वो अगला आइडियल चूज करता है जो उसे ज़्यादा परफेक्ट लगता है उस टाइम पे। फिर आइडियल सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझने वाली चीज़ नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है, बल्कि आइडियल
फील और एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि रिलीजन इंटेलेक्चुअली समझा जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो डाउट रिलीजन में इंटेलेक्चुअल चीज़ काफ़ी मिलेंगी जो हमें सेटिस्फाई करेंगी कि हमारा रिलीजन कितना राइट है, कि साइंटिफिकली भी वो प्रूव हो रहा है। लेकिन कभी भी रिलीजन को इंटेलेक्चुअली नहीं समझना चाहिए। हमेशा रिलीजन ऐसी चीज़ है जो, या राइट आइडियल आप बोले, जो फील की जा सकती है, एक्सपीरियंस की जा सकती है, वो करना भी ज़रूरी है। आप इंटेलेक्चुअली मान तो सकते हो किसी को, कोई बहुत कुछ बहुत बड़ा ग्रेट, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है उसे एक्सेप्ट करो। जैसे पुराने टाइम में लोग अगर, आज भी लोग अगर प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, बहुत मानते हैं, जो मुस्लिम्स नहीं है वो भी मानते हैं, तो वो कबूल क्यों नहीं कर लेते? इसलिए क्योंकि उन्होंने इंटेलेक्चुअली तो मान लिया है, लेकिन उनकी ब्यूटी जो बहुत, जो अंदर से एक्सपीरियंस करने वाली, फील करने वाली चीज़ है, वो अभी हाकिम नहीं आई है उन पे। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है। इसीलिए सेल्फ का जो आइडियल है वो उस चीज़ पे फिक्स होता है जिसका ब्यूटी आपने एक्चुअली फील की हो, ना कि समझी हो। एक एथीस्ट है, वो इस्लाम रैशनली मान सकता है कि हाँ भाई इस्लाम में कितनी चीज़ें ट्रू हैं और कितनी विजडम है, लेकिन वो कबूल नहीं करता। कबूल तब करता है जब वो अंदर से पूरी तरह से उसको फील करने लग जाता है। इसलिए वो अपने एथीज्म को छोड़ के भी कबूल कर लेता है। और कई बार ऐसा होता है, एथीस्ट जो होते हैं उनको इस्लाम समझाया जाए तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो कबूल कर लें, क्योंकि दिमाग से समझने में और दिल की ब्यूटी फील करने में फ़र्क होता है। तो आइडियल जो होती है ना, एक तरह से इट इज़ इक्वल टू ब्यूटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या आइडियल तभी तुम्हारा आइडियल बनेगा जब तुम उसकी ब्यूटी दिल से महसूस करो, उससे मोहब्बत करो, यानी ईमान है, ईमान रखो दिल में उसके लिए। अब क्या होता है, अब सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ सोसाइटी में ग्रो करती है। हमने ये सीखा कि बच्चा कैसे बड़ा होता है, उसका आइडियल पहले इंस्टिंक्टिव डिजायर होता है, फिर वो टीचर्स और पेरेंट्स में आ जाता है, फिर वो सोसाइटी में जब ग्रो करता है तो सोसाइटी उसका आइडियल को शेप करती है। अब एक सोसाइटी एक सेल्फ कॉन्शियसनेस को ग्रो करवाती है, या कैसे एक इंसान सोसाइटी में ग्रो होता है। सोशल कॉन्टैक्ट्स जो है ना, आपको नए मॉडल्स दिखाते हैं, नए डेफिनेशंस ऑफ ब्यूटी देते हैं। इंसान अगर अकेला हो तो सिर्फ रूट लेवल पे हो जाएगा। जैसे मोगली, जो हमने स्टोरी पढ़ी, कि आप सबने ये मोगली जंगल स्टोरी के बारे में सुना होगा। मोगली जो था वो एनिमल्स के साथ रहता था, उनकी तरह सर्वाइव करता था। तो उसके लिए ब्यूटी, आइडियल कॉन्शियसनेस का कोई सेंस नहीं था। जब इंसान दूसरे लोगों के साथ रहेगा, उसके बिहेवियर, थिंकिंग, वैल्यू सब वो ऑब्जर्व करेगा। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस तभी ग्रो कर पाएगी जब वो इनके साथ रहेगा, कई लोगों को, थिंकिंग को, बिहेवियर को, सबको ऑब्जर्व करेगा। तो जब सोसाइटी अपने शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और आइडियल्स को आपस में एक्सचेंज करती है, तब उससे कल्चर बनता है। कल्चर सोसाइटी का आपस में एक कलेक्टिव आइडिया ऑफ ब्यूटी है। इसका हम ना एक सूर्य से भी ये चीज समझ सकते। लेट मी शो यू दिस। ठीक है, ये है सूर्य हुज्जरत है, ओके, 49:13। इसमें है, ओ ह्यूमैनिटी, इंडीड वी क्रिएटेड यू फॉर अ मेल एंड अ फीमेल एंड मेड यू इनटू पीपल्स एंड ट्राइब्स सो दैट यू मे गेट टू नो वन अनदर। श्योरली द मोस्ट नोबल ऑफ यू इन द साइट ऑफ अल्लाह इज द मोस्ट राइटेस्ट अमंग यू। अल्लाह इज ट्रूली ऑल नोइंग एंड ऑल ऑफ। तो यही बात है। इब्राहिम सलाम सोसाइटी में रहते थे बुतों की, तब उनको ये होता था कि तब उन्होंने ऑब्जर्व किया ये प्रैक्टिसेस को, तब उन्होंने राइट आइडियल को की सच्चाई को बाहर निकाला। क्रूड हो सकता है एग्जाम्पल, बट ये सोसाइटी का रोल होता है। ओके, अब हम आते हैं कि आइडियल जर्नी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आइडियल की जो जर्नी है वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ कैसे जाती है? आइडियल हमेशा एक सफ़र करता है। पहले कॉन्क्रीट, जैसे कि फिजिकल चीज़ या इंसान से शुरू होता है, और फिर धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट, जो कि फिजिकल नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ की तरफ वो बढ़ता है। सेल्फ हमेशा ऐसी ब्यूटी को चाहती है जो कभी ख़त्म ना हो। एग्जाम्पल, अगर किसी का आदमी का आइडियल उसका बच्चा है, तो वो औलाद को जानता है कि अगर बच्चा मर गया तो वो टूट जाएगा। इसलिए जब वो ज़्यादा सोचता है, वो अपना ध्यान ज़्यादा परमानेंट चीज़ पर लगाने लग जाता है। तो उसको एक वो चीज़ उसको सुकून देती है। ये शिफ्ट होता है कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। हर कॉन्क्रीट आइडियल, चाहे वो इंसान हो या ऑब्जेक्ट हो या आइडिया हो, हमेशा लिमिटेड रहेगी और हमेशा लिमिटेड होती है। इसीलिए वो कंप्लीट सुकून नहीं दे सकती। राइट आइडियल ही पूरा एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसमें अनलिमिटेड ब्यूटी होती है। ये आप जब लास्ट चैप्टर में क्वालिटीज ऑफ आइडियल पे जाएंगे, व्हाट आर द राइट आइडियल की क्वालिटीज है, उसमें आपको रियलाइज होगा कि वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी देती है, कभी कॉन्क्रीट नहीं होती।
कॉन्क्रीट मैंने बताया, कोई भी आइडिया, कोई भी आइडियल ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ जो लिमिटेड होती है, ठीक है, जो ख़त्म हो सकती है, यूनिक नहीं होती है, उसकी ब्यूटी अनलिमिटेड होती है, ये सब आप लास्ट चैप्टर में, लास्ट पार्ट में जो मैंने डिस्कस किया था राइट आइडियल की क्वालिटीज़, उससे समझ और अच्छे से समझेंगे अगर आपने वो वीडियो देखी है। अब क्योंकि हम सोशल सेल्फ हैं, हमारा अपना होने का पता दूसरों के साथ रहकर ही होता है, तो हमारा आइडियल हमेशा किसी ना किसी इंसान या इंसानों की क्वालिटीज से जुड़ा होता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जब हम किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, असल में हम उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज से को पसंद करते हैं। जब वो क्वालिटीज हमें सेटिस्फाई नहीं करती तो हमें ऐसे मॉडल हमारा सिर्फ ऐसे मॉडल को ढूंढता है जिसमें ये क्वालिटीज ज्यादा परफेक्ट हो। इसका मतलब कॉन्क्रीट चीज में भी हम असल में एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज ही को प्यार कर रहे होते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं मॉरल कोड एंड एथिक्स में। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा जो भी हमने डिस्कस किया। अब मॉरल कोड और एथिक्स क्या है? राइट, तो जब एक इंसान एक आइडियल चूज करता है तो उस आइडियल का एक मॉरल कोड ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाता है। आप ये बात ध्यान में रखें कि हर आइडियल का एक मॉरल कोड होता है, मॉरल एंड एथिकल कोड। और जब एक इंसान कोई आइडियल को फॉलो कर रहा होता है, चूज करता है, तो वो उसका आइडियल का एक मॉरल कोड होता है जो ऑटोमेटिकली वो इंसान अपने अंदर, उसके अंदर होता है, वो फॉलो करता है उस मॉरल एथिकल कोड को। हर एक आइडियल एक मॉरल कोड देता है और इंसान उस मॉरल कोड को विलिंगली फॉलो करता है। इंसान किसी न किसी मॉरल कोड को फॉलो कर ही रहा होता है टू अचीव हिज आइडियल। जैसे लेनिन का आइडियल कम्युनिज्म था, तो अब उसके हिसाब से क्रूअल्टी, इमोरलिटी, किलिंग सब जायज था, मतलब मॉरल था। वैसे ही मैकियावेली का आइडियल स्टेट है, तो उसके लिए ट्रेचरी, क्रूअल्टी सब सही था। किसी एथीस्ट का मॉरल कोड, उसका डिजायर होता है, तो उसका सेल्फ है, ठीक है, उसका मॉरल कोड, उसका डिजायर है, उसका सेल्फ है, तो उसके लिए मॉरल वही है जो उसका दिल चाहता है। तो हर, आपको देख रहे हो आप, हर आइडियल एक मॉरल कोड दे रहा है। Every ideal prescribes a law which becomes the effective moral code of the individual. Every person has to observe a code of do's and don'ts in order to achieve his ideal. As there is no escape from an ideal, so there is no escape from a moral code for any human being. कोई भी इंसान जो भी आइडियल फॉलो करता है उसके डूज और डोंट्स होते हैं, और ये उसको एस्केप कर ही नहीं सकता, और करता भी नहीं है, क्योंकि इंसान जिस आइडियल को फॉलो कर रहा होता है दिल से, मोहब्बत से, वो उसके ऑलरेडी अपने सारे एथिकल एंड मॉरल कोड्स भी उसके साथ फॉलो कर रहा होता है विलिंगली। जब आपकी सेल्फ ब्यूटी और परफेक्शन को पाना चाहेगी, तो वो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अर्ज होती है, जो भी, मतलब जैसे भी आपकी सेल्फ जब परफेक्शन और ब्यूटी को पाना चाहती है, तो उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट अर्ज होती है ना, वो कैसे जाहिर करती है, ये आपका क्वेश्चन अब बनता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमने मॉरल कोड और एथिक्स समझा कि हर आइडियल का मॉरल कोड और एथिक्स होता है। अब आप इसे किसी भी आइडियल पे फिक्स करेंगे, आपको हमेशा ये चीज़ हमेशा प्रूफ होगी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट में इस चीज़ में, और उसका मतलब ये है, आई वुड स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। ये बताएं, जब आपकी सेल्फ ब्यूटी और परफेक्शन को पाना चाहती है ना, जो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अर्ज होती है, तो वो कैसे जाहिर करती है उसको? प्रेयर्स से। प्रेयर्स जो होते हैं ना, ये इंट्यूशन का नेचुरल एक्सप्रेशन होते हैं। प्रेयर असल में सेल्फ की सबसे गहरी डिजायर होती है, अपने आप को इजहार करना, ब्यूटी और परफेक्शन को पाने की। हर इंसान के अंदर एक अर्ज होती है कि वो अपने आइडियल से कनेक्ट करे, या मतलब ये जो अर्ज है ये नेचुरली प्रेयर बन जाती है। हर इंसान जो आइडियल फॉलो कर रहा होता है, वो चाहता है अपने आइडियल से कनेक्ट कर सके, और किसी न किसी जरिए से वो अपने आइडियल से कनेक्ट करता है। जैसे कोई पूजा करके, कोई नमाज पढ़ के, कोई किसी भी, मतलब एक तरह से वो, हर किसी के पास कोई ना कोई प्रेयर की तरह की कोई चीज़ होती है, कुछ प्रेयर करते हैं। लेकिन हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि जो प्रेयर है ना, वो कैसे वर्क करता है। वो जब इंसान अपने ब्यूटी की सबसे गहरी डिज़ायर है, जो उसके सेल्फ की, उसे जब इजहार करता है, ब्यूटी परफेक्शन को पाना चाहता है, तो वो अपने अंदर की अर्ज को आइडियल से कनेक्ट करना चाहता है, तो वो नेचुरली प्रेयर
के थ्रू करता है, और ये चीज़ को प्रेयर कहा जाता है, वो प्रेयर बन जाती है। इंसान चाहे अपने आप को कितना ही एथीस्ट कह ले, ये भी एक फैक्ट है, लेकिन दिल में वो ज़रूर प्रे करता है। प्रेयर एक बाय डिफ़ॉल्ट हम कह सकते हैं कि वो दिल में ज़रूर प्रेयर करता है, या अगर नहीं तो किसी कलामिटी में तो पक्का प्रेयर करता है। प्रोफेसर जेम्स जो है, उन्होंने अपनी इस बुक में बताया था कि प्रेयर जो है ना इंसान की फितरत है, उससे उसे ख़त्म करना नामुमकिन है। आप कभी भी प्रेयर को ख़त्म कर ही नहीं सकते, वो फितरत है। एक एथीस्ट भी है ना, जब किसी कलामिटी में फंस जाता है बहुत बुरी तरह, वो भी प्रे करना शुरू कर देता है। यहाँ हम एक सूर्य का एग्जाम्पल लेंगे, ऑल्दो वो एथीस्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं लेंगे, बट अभी मैं आपको वो सूर्य दिखाती हूँ, कनेक्ट हुए। ये अनकबूत की एक आयत है। If they happen to be aboard a ship caught in a storm, they cry out to Allah alone in sincere devotion. But as soon as He delivers them safely to shore, they associate others with Him once again. तो ये इंसान की फितरत है। अल्लाह जो है ना, जो दिल में ऐसा एक इंसान की ब्यूटी एक्सप्रेशन को वो सेल्फ कॉन्शियस पा चुकी होती है, लेकिन इंसान नहीं उसको वो कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी और चीज़ को भी वर्शिप कर रहा हो, अगर वो जैसे इस सूर्य में है, ये सूर्य का खैर मफहूम जो है ना, सॉरी जो मीनिंग है, तफसीर इसकी दूसरी तरफ है, बट हम इसको इस अगर एस्पेक्ट में समझना चाहे तो हम इतना सिर्फ समझ लेते हैं, हम इसकी तफसीर में नहीं जाएंगे क्योंकि उसका मतलब थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन ये है कि जो आप जब किसी स्टॉर्म में भी फंस जाते हो ना, आपको लगता है आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, आप जिन चीज़ों को पूछते हो ना वो भी आपकी मदद नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ अल्लाह याद आता है उस टाइम पे। तो ये जो आपका अर्ज है ना, आपकी डिज़ायर, आपका सेल्फ, इसको पता होता है कि बस यही चीज़ हेल्प कर सकती है, और वो उसको कॉल करता है, प्रे करता है। तो इतना समझ कि प्रेयर जो है ना, वो इंट्यूशन का एक नेचुरल एक्सप्रेशन है जो फितरत में है हर इंसान के, चाहे वो कोई भी आइडियल फॉलो करे। अच्छा, अब क्या होगा अगर हम प्रेयर को एक्सप्रेस करें ही ना? अगर हम अपने दिल की किसी नेचुरल प्रेयर को इग्नोर करते हैं, या अपनी फितरत की किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, तो ये एनर्जी दूसरे गलत रास्तों पर निकलती है, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कॉम्प्लेक्सेस, ओवर अटैचमेंट टू दुनिया की आइडियाज। ठीक है, ये होता कैसे? अब जब आप नहीं एक्सप्रेस करोगे आपके दिल में क्या है, आप जब अपने डिज़ायर्स नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे प्रेयर के थ्रू, अगर आप प्रेयर नहीं करते हो, ठीक है, आप कैसे अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करोगे? वो अंदर सप्रेस होते होते ना वो कहीं और निकलेंगे, और कहीं और कहाँ निकलेंगे? एंग्जाइटी होने लगेगी, आप डिप्रेशन में जाने लगोगे, कॉम्प्लेक्सेस होंगे, अटैचमेंट होने लगेगी दुनिया से बहुत ज़्यादा। जो बंदा अल्लाह की इबादत नहीं करता, वो अपना सुकून पैसे, स्टेटस या रिलेशनशिप में ढूंढने लगता है। जब वो सब फेल हो जाते हैं तो वो टूट जाता है, और फिर उसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ग्लूमीनेस में पड़ जाता है वो। तो ये जो है अल्लाह की तरफ है ना, ये नेचुरल इंक्लिनेशन है। हम भी कभी अगर किसी और चीज़ को चेस करने लगते हैं दुनिया में, और हमें उसकी टेम्प्रेरीनेस नज़र आने लगती है, और हमें लगता है हम जैसे फेल हो गए उसमें या फेल हो रहे, हमें एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है कि यार अब अगर कुछ चीज़ सेव कर सकती है या कोई चीज़ में होप नज़र आ रही है, तो वो है नमाज, सलाह, प्रेयर। और जब हम वो पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ एक एक्ट नहीं है, ये एक इंट्यूशन है, एक नेचुरल एक्सप्रेशन है, एक फितरत है कि आप नेचुरली इंक्लाइंड होते हो उसकी तरफ। दुनिया में आप कभी ऐसे को नहीं ढूंढ सकते हो। फिर से एक कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह की तरफ नेचुरल इंक्लिनेशन की बात हुई है। ठीक है, अब हम मिसफॉर्च्यून्स और ब्लेसिंग्स की बात करें, तो ये जो मिसफॉर्च्यून्स और मुसीबतें हैं ना, ये फेलियर से ही असल में एक सिग्नल होते हैं कि तुम रॉन्ग आइडियल के पीछे जा रहे हो। आपको जब भी कोई मिसफॉर्च्यून मिल जाता है, मुसीबत मिलती है, फेलियर होता है, आपको ऐसा सिग्नल मिलता है कि यार मैं कहीं किसी रॉन्ग आइडियल की तरफ जा रहा हूँ, या आप खुद से बिल्कुल बेसुकून होने लगते हो अंदर से। मिसफॉर्च्यून इंसान को वापस लाने के लिए अपने ट्रू कंपेनियन की तरफ होता है। इसका भी एक एग्जाम्पल कुरान में हम देख सकते हैं, जो चाहें। लेट्स सी, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। We will certainly make them taste some of the minor torments in this life before the major torment of the hereafter. So perhaps they will return to the right path. आप ये समझ गए? I don't need to explain it, right? जब मैंने मिसफॉर्चून की बात की तो ये आपका परफेक्ट बैठता है यहाँ पे।
तो ये समझ लीजिए कि जब इंसान सजदा करता है तो रो रो कर दुआ करता है, वो असल में अपनी कमजोरी को मान रहा होता है। ये सेल्फ निगेशन होता है जो आगे सेल्फ अफर्मेशन बनता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पावर देता है आपको। आप अपने आप को सेल्फ निगेट करते हो जब आप रो रो के सजदों में दुआएं करते हो, ये माफी मांगते हो प्रेयर के थ्रू, तो आप अपने आप को बता रहे हो, आप ये रियलाइज कर रहे होते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, मैं शायद गलत आइडियल की तरफ जा रहा हूँ, या वो आपका एक तरह से कुछ नहीं तो सेल्फ नेगेशन होता है। फिर वो आपकी सेल्फ अफर्मेशन बन जाती है। जब आप प्रेयर करते हो, आप कनेक्ट होते हो, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, पावर मिलता है। जब बंदा सिंसियरली कनेक्ट करता है तो एक वक्त के लिए वो टाइम और स्पेस भूल जाता है और अल्लाह का कुर्ब का लुत्फ उठाने लगता है। रेगुलर प्रेयर जो है ना, इंसान के सेल्फ को प्यूरिफाई करती है, उसकी लव ऑफ रॉन्ग आइडियल से हटाकर उसे राइट आइडियल पे फोकस करती है। इसीलिए देखिए, नमाज हमेशा इंसान को बुरे कामों से रोकती है। तो नमाज जो होती है ना, जो प्रेयर होती है आपकी, आपको वो कॉन्फिडेंस देती है, पावर देती है। आप सेल्फ निगेशन से दूर होने लगते हो, सेल्फ एफर्मेशन की तरफ बढ़ने लगते हो, आप प्यूरिफाई होने लग जाते हो धीरे धीरे, और आपका जो धीरे धीरे रॉन्ग आइडियल है वो धीरे धीरे वॉश डाउन होते होते, वाटर डाउन होते होते राइट आइडियल की तरफ आ जाता है। और जैसे जैसे इंसान ज्यादा नमाज प्रेयर करने लगता है और प्रेयर से ज्यादा ब्यूटी ढूंढता है, उतना ही ज्यादा उसको राइट आइडियल समझ में आने लग जाता है। हर सजदा एक ट्रेनिंग है कि इंसान अपनी असल नेचर पे वापस आए। सिंसियर प्रेयर जो है ना, वो इंसान को अगेन आई रिपीट, सेल्फ नेगेशन सेल्फ एफर्मेशन की तरफ ले आती है। इसका मतलब पीस, लव ऑफ अल्लाह तक ले जाती है। दुआ इंसान की असली फितरत का इजहार है। जो दुआ करता है वो नेचुरल है, और जो दुआ नहीं करता वो अननेचुरल जिंदगी फील कर रहा होता है, गुजार रहा होता है। और यह आप फैक्ट याद रखें, दुआ जो इंसान नहीं कर रहा ना, वो एक अननेचुरल लाइफ जी रहा होता है, क्योंकि वो अपनी फितरत के अगेंस्ट जा रहा होता है। तो फितरत के अगेंस्ट अगर कोई जाएगा तो वो जाहिर है वो अननेचुरल जिंदगी जी रहा होगा। यहाँ पे हम अपनी दुआ की बात को एंड करते हैं। आई होप आप समझे होंगे कि दुआ का क्या मतलब है, क्यों फितरती है, क्यों उससे क्या फायदे होते हैं। ठीक है, नेचुरल है ये प्रेयर्स का। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो ये कहता है कि जो हर इंसान है उसका असली अर्थ सिर्फ अपना बेस्ट बनना नहीं होता, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करना होता है। इंसान का अर्ज अपनी पूरी ह्यूमैनिटी, इंसानियत की परफेक्शन पाना होता है, सिर्फ अपना नहीं होता। इसीलिए हम जब कहते हैं ना, इस्लाम एक इंडिविजुअलिस्टिक नहीं कलेक्टिविस्ट रिलीजन है। वो कलेक्टिविज्म को बिलीव करता है, वो कभी भी इंडिविजुअलिज्म को बिलीव नहीं करता। हमारे पास जुमा के खुतबे, जुमा की नमाजें, मस्जिद होती हैं, ये सब इसलिए क्योंकि लोग कलेक्टिविज्म पे बिलीव करें, ना कि घर पे अकेले अकेले अपने अपने मजहब को प्रैक्टिस करें। यहाँ पे ऑथर ये समझाते हैं कि हर इंसान का असली अर्ज सिर्फ अपना बेस्ट बनना नहीं होता, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करना होता है। जैसे अल्लाह का मकसद क्रिएशन को परफेक्शन की तरफ ले जाना है, वैसे ही इंसान का असली मकसद भी ह्यूमैनिटी को बेटर बनाने का होता है, दावत देना इस्लाम की तरफ, एक ह्यूमैनिटी को एक बेटर वो देना, बनाना। जब बंदा अल्लाह का ट्रू लवर बन जाता है, उसका एक्शन भी अल्लाह की मर्जी जैसा होता है। वो दुनिया में अल्लाह का डेप्यूटी वाइस स्टूडेंट बन जाता है। जब वो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता है ना, करने लगता है, करता है, उसके एक्शन भी बिल्कुल अल्लाह की मर्जी के जैसे हो जाते हैं। मतलब ये बोलना कि अल्लाह की रजा में राजी होता है, वो बिल्कुल अल्लाह के मर्जी से उसके एक्शन को वो करता है। तो दुनिया में अल्लाह का एक डेप्यूटी बन जाता है। फिर वो डेप्यूटी मतलब अल्लाह का एक, जैसे क्लास मॉनिटर्स होते हैं, जो टीचर एक क्लास बच्चे को अगर पसंद करती है उसको मॉनिटर बना देती है। तो बच्चे का फिर मकसद क्या होता है, क्योंकि वो अपने टीचर को इतना पसंद करता है कि वो टीचर की मर्जी से हर चीज एक्शन लेता है, इसीलिए टीचर उसे अपना डेप्यूटी बना देती है। और फिर वो क्लास मॉनिटर पूरे बच्चों को डिसिप्लिन मिलाना, उन्हें सही बताना, गलत बताना, हेल्प करना, गाइड करना, डिसिप्लिन मेंटेन रखना। तो ये चीज एक इंसान करता है जब वो दुनिया में अल्लाह को समझता है, फिर उसकी मर्जी के हिसाब से दुनिया को, ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, तो वो एक वाइस स्टूडेंट बन जाता है। यानी अपनी परफेक्शन को आइसोलेट करके सिर्फ खुद तक रखना इस्लाम का मकसद नहीं है। इस्लाम का मकसद है अपनी परफेक्शन को आगे बढ़ाना। असल मकाम है अपनी सेल्फ ग्रोथ को ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करना, ह्यूमैनिटी की सर्विस करना, इसका असल मकसद है। इसीलिए हम जब राइट आइडियल बोले ना, कुछ लोग लेकिन अगर हम डायरेक्टली देखें, कुछ लोग जो होते हैं ना, उन्होंने वो चीजें चेज कर रहे होते हैं जो उन्हें इंडिविजुअलिस्टिक प्लेजर दे। वो इंसान जो इंडिविजुअलिस्टिक चीज चेस कर रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक प्लेजर्स को चेस कर रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ गुजारने का सोचता है, उसका मकाम, उसका मकसद ही इंडिविजुअलिस्टिक
पोजीशंस हैं, पावर है। पावर तो खैर इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होती अगर सही चीज़ के लिए लगाई जाए, लेकिन हर वो इंसान तो कहीं ना कहीं वो सेल्फिश होता है और वो इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ वो कर रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है। और राइट आइडियल इस चीज़ के खिलाफ है। आप अगर कोई राइट आइडियल के लिए चेस कर रहे हो ना कुछ, तो फिर आप कभी भी इंडिविजुअलिस्टिक सोच ही नहीं सकते। हमेशा आप जो भी चेस करोगे, जो भी बनना चाहोगे, जो भी करोगे, आपका राइट आइडियल अगर आपके साथ है तो आप हमेशा एक कलेक्टिविज्म और कलेक्टिविटी जैसी पर्सनालिटी के साथ आगे बढ़ोगे कि आपको ये ध्यान में रहेगा कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे फॉर्म के लिए काम करना है। अगर इंसान सिर्फ अपनी करियर ग्रोथ देखे तो वो अपने ईगो आइडियल के लिए जी रहा होता है। अगर इंसान देखे, मुझे जैसे कुछ लोग होते हैं, मुझे ये जॉब चाहिए, पर्टिकुलर जॉब, तो उसका आइडियल मतलब वो अगर जॉब है भी तो वो क्या ही मकसद दे रही है, कुछ नहीं। वो एंड में उस जॉब में जाता है, कमाता है, जीता है, मर जाता है, उसका कोई आइडियल नहीं रहा। आइडियल रहा भी तो उसने कोई कार्य से फॉलो नहीं किया। तो ये एक बहुत ही लैक ऑफ पर्पस की निशानी भी कही जा सकती है। करियर ग्रोथ में हम इसे काफ़ी देखेंगे लोगों के, और आज भी लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं करियर ग्रोथ में, ईगो आइडियल को, अपने ईगो आइडियल को, कि मुझे इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है। वाई डू नॉट दे थिंक कि जो भी आप करियर चेस कर रहे हैं आप उसको ह्यूमैनिटी के लिए कैसे यूज़ करो। बट पीपल डू नॉट you थिंक अबाउट इट, दे ओनली वांट देयर ईगो आइडियल। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसमें राइट आइडियल का टैग लगा देते हैं बचने के लिए, लेकिन इन द एंड वो अपने डिजायर्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं ना। एक करियर माइंडेड इंसान जो होता है ना, वो एक इस्लामिक माइंडसेट के बिल्कुल ऑपोजिट भी जा सकता है और साथ भी जा सकता है। आप करियर माइंडेड हो तो भी आप इस्लाम फॉलो कर सकते हो, इस्लामिक माइंडसेट रख सकते हो, राइट आइडियल फॉलो कर सकते हो, लेकिन वो तब होगा जब आप राइट आइडियल के साथ उसे चेस करोगे। अगर आप उसके ऑपोजिट चेस कर रहे हो तो फिर आप एक सिर्फ और सिर्फ ईगो आइडियल के पीछे दौड़ रहे हो। इंसान का असली अर्ज अपनी परफेक्शन के साथ पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी कायनात, पूरी फॉर्म की परफेक्शन है। ये अर्ज डायरेक्टली उस रूह से आता है जो अल्लाह ने इंसान में फूंकी है। जब बंदा अपने टैलेंट्स और ग्रोथ को ह्यूमैनिटी की खिदमत में लगाता है तो वो असली में अल्लाह के मकसद ऑफ क्रिएशन को फुलफिल कर रहा होता है। और ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ ब्यूटी मुझे लगती है इन माय ओपिनियन। जब आप अपने हर टैलेंट, हर हार्डवर्क को अल्लाह के लिए लगा रहे होते हो, तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रहे हो। तो पैसा कमाना गलत नहीं है, फेम पावर कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आप अल्लाह की खिदमत के लिए, ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसे अपने सेल्फिश डिजायर या ईगो आइडियल के लिए कर रहे हो तो ये बहुत बुरा है। ये जो वर्ल्डली हीरोज होते हैं, जैसे डिक्टेटर्स, टिरन्स, वॉरियर्स, जो अपनी पावर या रॉन्ग आइडियल के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है एक ट्रू हीरो में और रॉन्ग हीरो में? कैसे पता लगेगा कि ये सच में एक हीरो है या ये हीरो नहीं है? वर्ल्डली हीरो जो होते हैं, डिक्टेटर्स, टिरन्स, वॉरियर्स, जो अपनी पावर या रॉन्ग आइडियल्स के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन ट्रू हीरो वही है जो अल्लाह के लिए सैक्रिफाइस करे। चाहे वो एक रिफॉर्मर हो, मार्चर हो, या एक आम इंसान ही क्यों ना हो जो ईमानदारी से सब्र के साथ जी रहा हो। जब बंदा अल्लाह का लवर बन जाता है, उससे मोहब्बत करने लग जाता है और सिर्फ उसकी सर्विस के लिए दुनिया में स्ट्राइव कर रहा होता है, तो उसकी पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसमें होप, करेज और कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो काइंड होता है, जेनरस होता है, ट्रुथफुल होता है, अपराइट होता है, ब्रेव होता है, मर्सीफुल होता है, स्ट्रांग होता है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग होता है, कर्टियस होता है और फियर बेयरिंग होता है। ये सारी क्वालिटीज इसमें डेवलप हो जाती है। ये होता है ट्रू हीरो। और एक रॉन्ग हीरो वो होता है जो नो मैटर जितना भी पावरफुल हो, रॉन्ग आइडियल को फॉलो कर रहा है अगर वो, तो वो रॉन्ग हीरो है, क्योंकि वो रॉन्ग आइडियल को फॉलो कर रहा है। नो मैटर हाउ मच पावरफुल ही इज, वो चाहे जितना भी बड़ा वॉरियर हो या डिक्टेटर। वही जगह हम खिलाफत का एग्जाम्पल है, राशिदुल खिलाफत का, जितने भी हमारे सहाबा थे जिन्होंने जो खिलाफा के पोस्ट पे आए, उनका एक ही मकसद था, अल्लाह की रजा के लिए लीड करना कौम को। ये ट्रू हीरोज थे। वही जगह वो लोग, चाहे वो इस्लामिक एग्जाम्पल में आप देख लें, जो ऐसी पोजीशन पे बैठे लेकिन उन्होंने अपने नफ्स की पैरवी की, उन्होंने इस्लाम को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया, वो सब रॉन्ग हीरोज हैं।
या ऐसे कोई भी हीरोज जो आप आज के ज़माने में देखें, चाहे कम्युनिज्म हो, जो भी हो। अब लेकिन पता कैसे चलता है सेल्फ कॉन्शियसनेस और स्लेवरी का ताल्लुक क्या है? ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब बंदा अपने राइट आइडियल से जुड़ा होता है, उसका हर अमल एक आज़ाद चॉइस होता है। उसकी सोच, उसकी मोहब्बत, उसका डर सब सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। यही असल फ्रीडम है। जब आप राइट आइडियल फॉलो कर रहे होते हो ना, आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ना आपको किसी की ओपिनियन से फ़र्क पड़ता है, ना किसी के एक्सपेक्टेशन से। आप आज़ाद होते हो, आप अंदर से आज़ाद होते हो। आपकी सोच आज़ाद होती है, आपकी मोहब्बत आज़ाद होती है, आपका डर बिल्कुल आज़ाद होता है। आप किसी से डरते नहीं हो, सब अल्लाह के लिए होता है, क्योंकि आप राइट आइडियल फॉलो कर रहे होते हो। आपके लिए आपका डर, मोहब्बत, सोच सब अल्लाह तक होती है। यही तो फ्रीडम है। लेकिन वही जगह जो इंसान रॉन्ग आइडियल को फॉलो करता है ना, वो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता, नो मैटर वो बाहर से जितना भी आज़ाद बनना चाहे। स्लेवरी तब आती है जब इंसान किसी गलत आइडियल को गुलाम बना लेता है। पैसे का, पोजीशन का, पावर का, सिस्टम का। फिर वो अपने अपने लिए काम नहीं करता, वो अपनी ग्रोथ सैक्रिफाइस करता है और सिर्फ सिस्टम के लिए काम करता है। कई ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसी पोजीशंस को, एग्जाम्स को, या ऐसी जो भी जॉब्स है उनको चेस कर रहे होते हैं। वो आज़ाद नहीं होते, फ्रीडम उनके पास अंदर से फ्रीडम नहीं होता। नो मैटर उनके पास मनी होगा, वो उस मनी को लेके बहुत प्राउड फील करेंगे कि मैं बेटर हूँ, मैंने अब मेरे पास मनी है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। लेकिन वो आज़ाद नहीं होते बेचारे, इसलिए क्योंकि वो रॉन्ग आइडियल चेस कर रहे होते हैं। वो उसके गुलाम बन जाते हैं। चाहे वो एक बंदा हो जो 6 साल से एग्जाम दे रहा हो किसी पोस्ट का, उसे लगता है मैं आज़ाद हूँ क्योंकि मैं तो इस चीज़ में सेलेक्ट हो जाऊंगा तो फिर मेरे पास ये पोस्ट हो जाएगी। वो अपने आप को सिस्टम का गुलाम बना चुका होता है, वो अपने आप को सर्व कर रहा होता है सिस्टम को। वो अपने डर को, अपनी मोहब्बत को, अपनी सोच को सब बेच चुका होता है सिस्टम को। ये भी एक गुलाम ही है। या वो कोई जॉब कर रहा है, वो अगर ऐसा करे, या कोई पावर पोजीशन कुछ भी ले। असल आज़ाद इंसान वो है, चाहे वो जैसा भी हो, उसके पास पावर ना हो, पोजीशन ना हो, आम आदमी भी क्यों ना, अगर उसके राइट आइडियल की तरफ उसके सारे सोच, डर, आज़ादी सब मुंतकिल है, तो वो आज़ाद है। आज़ाद चॉइस है उसके पास, वो एक आज़ाद इंसान है। हर गुलामी असल में एक इंटरनल वीकनेस से आती है, या तो गलत मोहब्बत या तो गलत डर। इसके हम और भी एस्पेक्ट्स डिस्कस कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक आई शुड गो इनटू इट, फिर वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल। क्योंकि आज भी पता है प्रॉब्लम ये है, मैं ये डिस्कस कर भी लूँ तो लोग फिर, क्योंकि इतना अंधे हो चुके हैं कुछ पोजीशंस और पावर के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, अगर हम मजबूरी साइड में रख दें तो, कि वो उन चीज़ों को इतना तस्लीम कर चुके हैं कि वो चाहते ही नहीं कि आप उनके अगेंस्ट कुछ बोला जाए। वो राइट अपने रॉन्ग आइडियल से इतनी मोहब्बत कर बैठे हैं, इतनी मोहब्बत कर बैठे हैं कि वो चाहते ही नहीं कि हमें तुम राइट आइडियल के बारे में बताओ। वो डिफेंड करते हैं उन्हें, कभी इस्लाम का टैग लगा के, कभी किसी का टैग लगा के, लेकिन वो खुद जानते हैं वो अंदर से गलत है। तो ये आप गुलामी और स्लेवरी के इस कॉन्सेप्ट को अगर हर जगह अप्लाई करेंगे ना, आप तभी समझ पाएंगे कि मैं आज़ाद हूँ, कि मैं एक स्लेव हूँ। क्या आपका डर किसी सिस्टम के अंडर है, किसी का गुलाम है? क्या आपकी मोहब्बत किसी की गुलाम है? कई लोग इंटरव्यूज में आज ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो उनका राइट आइडियल, मतलब बोलने के उस पर नहीं होता हक में। आप अपने राइट आइडियल के लिए ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते, या आपका राइट आइडियल गवाही नहीं देता कि आप ये चीज़ें बोलें। या लोग अपने अपने ईमान के अगेंस्ट जाके ऐसी चीज़ें बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को एडमिट करते हैं इंटरव्यूज में, जो उनके खुद के आइडियल और सोच से अगेंस्ट जा रहा होता है, लेकिन वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डर है कि हम सेलेक्ट नहीं होंगे। उनका डर है, उनकी सोच है, उनको लगता है कि हमने अगर ऐसे नहीं सोचा, ऐसे नहीं बोला, तो फिर हम रह जाएंगे। उनका डर, उनकी मोहब्बत, उनकी सोच सब उस तक रह जाती है, चाहे वो कोई इंटरव्यू हो, चाहे वो कोई पोजीशन हो। कुछ लोग अपने आइडियल को ठीक से फॉलो ही नहीं करते, राइट आइडियल को, सिर्फ इस डर से कि अगर हमने किया तो फिर हमें निकाल दिया जाएगा, हमें फायर कर दिया जाएगा, या ये होगा। मैं तो बिल्कुल आपको दुनिया के एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसके बाद भी अगर आपको क्लियर हो ये बात तो आपको समझ में आएगी। आप स्लेव हो के आज़ाद हो, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोग आज भी नहीं समझ पाते। अब जो मोहब्बत है ना, ये स्टैटिक नहीं रहती। अगर वो बढ़ नहीं रही तो वो मर गई है, ये बात याद रखिए। कोई भी मोहब्बत, कभी भी मोहब्बत स्टैटिक नहीं रहती। अगर मोहब्बत बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ नहीं रही तो वो मर गई है, लेकिन कभी स्टैटिक नहीं रहेगी। ट्रू लवर अपने आइडियल के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को तोड़ देता है। जो बंदा अपना नफ्स प्यूरिफाई करता है, वही असल में दुनिया का मोस्ट प्रैक्टिकल और सक्सेसफुल इंसान होता है।
हाईएस्ट लिबरेशन ना हर इंसान की ज़रूरत है। ये लिबरेशन तस्किया नफ्स से मिलता है। एग्जाम्पल नबी की लाइफ, उनकी ज़िंदगी में अगर हम नज़र डालें, उन्होंने सबसे कंप्लीट और बैलेंस लाइफ इसीलिए गुजारी क्योंकि उनके अंदर कोई स्लेवरी नहीं थी, सिर्फ एक आइडियल था अल्लाह, और उनका उनका सबसे हाईएस्ट लिबरेशन था उनके नफ्स का तस्किया। नो डाउट नबी के लिए तो ये कोई बड़ी बात थी नहीं क्योंकि वो नबी थे, उनकी नफ्स से ज़्यादा साफ कौन किसकी हो सकती है। हम अगर आज देखें तो हम तस्किया नफ्स ही नहीं करते, हम लिबरेट ही नहीं हुए हैं उससे। हम बैलेंस लाइफ कैसे गुजारें, क्योंकि हम हमारा आइडियल ही गलत है, हम तो स्लेव हैं। अपने अपने ऊपर नजर डालें, आपको ये नजर आएगा। जब बंदा अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस की हाईएस्ट मकाम पर पहुंचता है, उसके अंदर अल्लाह के लिए कुछ हिडन पावर्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं। मतलब जो बंदा चाहता है वो होता है, क्योंकि उसके डिजायर अब ईगो से नहीं बल्कि अल्लाह के इरादे से अलाइंड होते हैं। इसका सबसे खूबसूरत मतलब पता है इस पैराग्राफ में क्या है, जो मैंने आपको बताया इस चीज़ का, कि उसके सेल्फ कॉन्शियसनेस और प्रेयर जब कंबाइन होती है तो कैसे पावर्स होती है। आपने देखा होगा कुछ बंदे जब दुआ मांगते हैं उनकी हर दुआएं कबूल हो जाती है, या जब वो कुछ कहते हैं ना, या कभी कभी हमने ये भी ऐसे किस्से सुने होंगे कि कुछ ऐसे अल्लाह वालों ने ऐसी कसम खाई और उनकी अल्लाह ने कसम उनकी कबूल कर ली, मतलब उनको सच साबित कर दिया उसी वक्त। तो अल्लाह कैसे ऑन स्पॉट ऐसे लोगों की मदद करता है, वो इसलिए ना क्योंकि जब बंदा अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस की हाईएस्ट मकाम पर पहुंच जाता है, उसके अंदर अल्लाह के लिए एक हिडन पावर्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं। मतलब जो बंदा चाहता है वही होता है, क्योंकि उसकी डिजायर्स अब ईगो से नहीं आ रही होती है, उसकी डिजायर अल्लाह के इरादे से आ रही होती है, अल्लाह की रजा से आ रही होती है। हम इसका अगर इंसानों से हट के नबियों पे एग्जाम्पल देखें, तो नबी ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिरेकल्स एक्चुअली एक प्यूरिफाइड सेल्फ की पावर है। आपका सेल्फ जितना कॉन्शियसनेस ग्रो होगा, आप उसे जितना ग्रो करोगे और हाईएस्ट लेवल पे पहुंचोगे, आपकी सेल्फ जो है ना जितनी प्यूरिफाइड होगी उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। ये मिरेकल्स एक्चुअली एक प्यूरिफाइड सेल्फ की पावर है, जो अल्लाह की विल उसके साथ सिंक हो जाती है। जब आपका सेल्फ इतना प्योरीफाइड होता है कि अल्लाह की जो विल है ना वो आपके सेल्फ से लिंक हो जाती है, सिंक हो जाती है। जब बंदा सजदे में होता है उसकी सोल नेचुरली सबमिट करती है ब्यूटी के सामने, रिजल्ट बंदा फील करता है कंप्लीटनेस। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को समझा, विच इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अब हम ये देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो हमने डिस्कस की। पहले अगर हम देखें तो हमने चैप्टर में बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया, वो ये था कि सेल्फ कैसे इवॉल्व होती है, फिर कैसे लेस टू मोर परफेक्ट आइडियल्स की तरफ शिफ्ट होती है, आइडियल है ना, आइडियल अपने को अपना ब्यूटी मानती है, फिर उसकी तरफ शिफ्ट होती है, फिर वो कैसे सोसाइटी में ग्रो करती है और कितना ज़रूरी है सोसाइटी में ग्रो करना। आप ये सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में फ्रैगमेंट्स के थ्रू अप्लाई करके देखोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि ये सारी बातें कितनी लॉजिकली फिट हो रही है हर चीज़ में। आइडियल की जर्नी कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट कैसे होती है, आप हर चीज कॉन्क्रीट चीज को कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकते, आप एब्स्ट्रैक्ट चीज को ही मोहब्बत कर रहे होते हो। मॉरल कोड और एथिक्स क्यों क्या है, क्यों ज़रूरी है और क्या है, कैसे हर आइडियल का एक मॉरल कोड होता है। अगर इस्लाम में देखें तो इस्लाम का जो मॉरल कोड है वो शरिया हो गया, तो इस्लाम में हम शरिया को फॉलो करते हैं। आज हम नेशन स्टेट जैसे रॉन्ग आइडियल्स को देखें तो उसमें भी उनका मॉरल कोड और एथिक्स कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये सारी चीज़ें हैं, या कोई भी आइडियोलॉजी ले लें कम्युनिज्म की और इन सब सारी चीज़ों की, तो वो इसी की इनका भी मॉरल एथिकल कोड उसी से आ रहा होता था। ये सारी चीज़ें ठीक है। उसके बाद हम प्रेयर्स पे आते हैं कि कैसे प्रेयर जो है ना ये नेचुरल इंट्यूशन है, नेचुरल एक्सप्रेशन है सेल्फ का, और कितना ज़रूरी है, फितरती है, और जो भी इसके अगेंस्ट चाहे वो अननेचुरल और मतलब फितरत से दूर ज़िंदगी गुजारता है अगर कोई ऐसा प्रेयर से दूर रहे तो आप समझेंगे कि ये सिर्फ एक एक्ट नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन थिंग है। फिर हमने देखा कि ट्रू प्रेयर्स कैसे आपको सेल्फ निगेशन से एफर्मेशन की तरफ ले जाती हैं। फिर इंसान का अर्थ जो है ना अपनी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए परफेक्शन करना है, जैसे कि खिलाफत है, ये सारी चीज़ें। हर इंसान पैदा ही होता है इसलिए कि वो कलेक्टिवली काम करे उम्मत के लिए, लेकिन आज के इस मटेरियलिस्टिक दौर में इंसान इंडिविजुअलिस्टिक बन गया है। अब वो सिर्फ अपने डिज़ायर्स पूरा करना चाहता है। तो आप ये जब कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, आप जब इस पर पॉन्डर करेंगे, आपकी तरफ से मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, आपकी तरफ से मैं पॉन्डर नहीं कर सकती, ये आपको खुद करना है। कॉन्सेप्ट समझिए और
थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि क्या ये चीज़ें सच में अप्लाई हो रही है, ऐसा दिख रहा है, तो रियलाइज़ होगा कि हम कितनी बुरी तरह से कवर हो चुके हैं इन सारी चीज़ों से। फिर हमने डिस्कस किया ट्रू हीरो और रॉन्ग हीरो कौन होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस और स्लेवरी का डिफरेंस हमने मेंशन किया, जो बहुत ज़रूरी है आज के दौर में देखना, क्योंकि जब तक आप स्लेव हो आप तब तक कुछ नहीं कर सकते। और आगे आने वाले चैप्टर्स में स्लेवरी को इतनी बेहतरीन तरह से डिस्कस किया गया है ना, कि मैं बस वेट कर रही हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे लाइन्स है जो मैं उन्हीं चैप्टर्स में बोलूँ। चलिए फिर ये चैप्टर एंड हो गया, एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर विल डिस्कस व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये चैप्टर को हम कवर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में पहुँचेंगे। आई होप आपने इस चैप्टर में बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा होगा। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक चीज़ मैंने मिस कर दी इस चैप्टर में, ये भी था कि कैसे एक सेल्फ इवॉल्व होती है, बच्चे से लेके फिर अडल्ट पे आती है, आई मीन टीन में आती है, टीन से अडल्ट पे आती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें। अब हम एथिक्स पे मूव करते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।